नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली नेशनल कमीशन एंड कमिटीज़ ऑफ एजुकेशन के ऊपर बेस्ड होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आपको एग्ज़ाम में नेशनल कमीशन और कमिटीज़ ऑफ एजुकेशन के टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 मार्क्स के होंगे। ये एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑफ कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का क्या नाम है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोठारी कमीशन कब आया था। ये आया था 1964-66 में आया था कोठारी कमीशन। और इसे इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, किसे, कोठारी कमीशन को। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे आपके डीएस कोठारी थे, दौलत सिंह कोठारी थे इसके कोठारी कमीशन के चेयरमैन। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का नाम क्या है। तो ये आपका शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑफ कोठारी कमीशन इज एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। जो कोठारी कमीशन था उसने इसे अपॉइंट किया गया था 14 जुलाई को 1964 को इसे अपॉइंट किया गया था। और इसने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की थी वो की थी आपकी 29 जून 1966 को इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। किसने? कोठारी कमीशन। इसे इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है डेलर कमीशन की रिपोर्ट को कहा जाता है। डेलर कमीशन रिपोर्ट इज नॉन बाय। तो डेलर कमीशन की रिपोर्ट को कहा जाता है एजुकेशन टू बी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डेलर कमीशन की रिपोर्ट को एजुकेशन टू बी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ यशपाल कमेटी इज़। यशपाल कमेटी की मुख्य सिफारिश है। तो 113 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अधिगम बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन जो था, जो वो मेजर रिकमेंडेशन था किसका? यशपाल कमेटी का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है वो वाज द चेयरपर्सन ऑफ एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ होता है आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो एनसीएफ 2005 के चेयरमैन कौन थे? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अध्यक्ष कौन थे? तो 114 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, प्रोफेसर यशपाल जो थे वो आपके एनसीएफ 2005 के चेयरपर्सन थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि कंप्यूटर एजुकेशन वाज रिकमेंडेड बाय। कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश की गई थी। तो कंप्यूटर एजुकेशन की सिफारिश किसने की थी? 115 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका NCFTE 2009, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा अध्यापक शिक्षा 2009 द्वारा कंप्यूटर एजुकेशन रिकमेंडेशन की गई थी। जो NCFTE आपसे एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो NCFT की फुल फॉर्म होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। तो कंप्यूटर शिक्षा की जो सिफारिश की थी वो की थी आपकी NCFT 2009 ने कंप्यूटर एजुकेशन की सिफारिश की थी, रिकमेंडेड किया था। क्वेश्चन नंबर 116 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है द मैंडेट ऑफ रामामूर्ति कमेटी वाज टू। राममूर्ति कमेटी का अधिदेश था। तो 116 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करना, रिव्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए राममूर्ति कमेटी का अधिदेश था। मैंडेट ऑफ रामामूर्ति कमेटी वाज रिव्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैव बीन चेंज्ड टू। तो बोला गया है कि सहस्त्रावादी विकासात्मक लक्ष्यों को बदल कर किया गया है। तो 117 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, सतत विकासात्मक लक्ष्य। सहस्त्रावादी विकासात्मक लक्ष्यों को बदल कर किया गया है सतत विकासात्मक लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कंटिन्यूस कम्प्रीहेंसिव एजुकेशन इंक्लूड्स। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शामिल है।
तो कंटिन्यूस कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड्स, तो इसमें क्या इंक्लूड होता है? 118 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, शैक्षिक एवं अशैक्षिक मूल्यांकन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। स्कोलेस्टिक एंड नॉन स्कोलेस्टिक असेसमेंट जो है वो आपका कंटिन्यूस कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन में इंक्लूड है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट द टीचर स्टूडेंट रेशो फॉर प्राइमरी क्लास इज। तो आरटीई एक्ट के अनुसार बोला गया है कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत प्राथमिक कक्षाओं के लिए अध्यापक विद्यार्थी अनुपात है। तो आपको पता होगा कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट था वो आपका 2009 में आया था, और इसे कब लागू किया गया था ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। कब वो लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। जो आरटी एक्ट था आपका 2009, 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था। तो इसमें बोला गया कि शिक्षा के अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं के लिए अध्यापक और विद्यार्थी अनुपात है, यानी कि कितने विद्यार्थियों पर अध्यापक होना चाहिए। तो ये रेशो था आपका 119 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 1:30, यानी कि 30 बच्चों पे एक अध्यापक होना चाहिए। ये क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन एक्ट बोलता है। 119 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि एडगर फॉरे की शिक्षा पर रिपोर्ट क्या है? तो एडगर फॉरे रिपोर्ट ऑन एजुकेशन इज। तो क्वेश्चन नंबर 120 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये किसकी रिपोर्ट है? ये है आपकी एडगर फॉरे की शिक्षा पर जो रिपोर्ट है वो कहती है लाइफ फॉर लर्निंग। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है विच इज़ द फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का फंक्शन क्या है? एनसीईआरटी का कार्य क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का निम्न में से कौन सा कार्य है? तो एनसीईआरटी का कार्य होता है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को क्रियान्वित करना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो होता है वो आपका एनसीईआरटी का मेन फंक्शन होता है, मेन कार्य होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है विच कमेटी अपोज्ड सेपरेट करिकुलम फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि किस कमेटी ने लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम का विरोध किया था। ये भी आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो ये किया था आपका बरदा कमेटी जो थी। बरदा कमेटी ने क्या किया था? लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम का विरोध किया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच इज बीइंग प्रोपेगेटेड बाय। तो ज्ञान की रचना उपगम का प्रवर्तक है। तो 123 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ये है आपका एनसीएफटी 1996। तो एनसीएफटी 1996 जो है वो आपकी ज्ञान की रचना उपगम का प्रवर्तक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको पता होना चाहिए कि एनसीएफटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि विच इज़ द हाईएस्ट बॉडी ऑन एडवाइस सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन। तो हाईएस्ट बॉडी कौन सी है जो केंद्र एवं राज्य सरकार को शिक्षा पर सलाह देने का कार्य शीर्ष पर कौन करता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 124 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका कैब है, CAB कैब। कैब जो है वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को शिक्षा पर सलाह देने का कार्य करता है, जो शीर्ष पर करता है यानी कि ऊपर। तो आपको पता होगा कि कैब की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैब जो है वो आपका केंद्र एवं राज्य सरकार को शिक्षा पर सलाह देने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि शीघ्र आने वाली नीति नई राष्ट्रीय नीति 2016 के मुख्य तत्व हैं। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द अपकमिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2016 आर। ये जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं वो HP बीएड एंट्रांस 2016 का है। तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि शीघ्र आने वाली नीति नई राष्ट्रीय नीति 2016 के मुख्य तत्व हैं। तो 125 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 20। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ रही है, लागू हो गई है वो। तो अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया है कि सोशली यूजफुल एंड प्रोडक्टिव वर्क वाज रिकमेंडेड बाय। सामाजिक रूप से उपयोगी एवं उत्पादक कार्य की अनुशंसा की थी। तो ये किसने की थी? तो 126 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986
न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो थी वो उसने सोशली यूजफुल एंड प्रोडक्टिव वर्क वाज रिकमेंडेड बाय न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। क्वेश्चन नंबर 127 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है द एम्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वर द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ। तो माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन एवं विषय वस्तु पर विचार किया था। तो ये किसने विचार किया था? 127 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मुदालिर आयोग जो था उसने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन एवं विषय वस्तु पर विचार किया था मुदालिर आयोग ने। तो 127 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के किस उद्देश्य की अनुशंसा की है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑन द एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो 128 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए शिक्षा उत्पादकता के लिए, एजुकेशन फॉर प्रोडक्टिविटी जो था वो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य की अनुशंसा की थी। किसकी? एजुकेशन फॉर प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि सामाजिक व लैंगिक वर्ग से संबंधित दूरी भेद को प्राथमिक स्तर पर 2007 तक एवं एलिमेंट्री प्राथमिक स्तर पर 2010 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये किसकी सोच थी? whose approach was to bridge all gender and social category gaps at primary stage by 2007 and at elementary level by 2010। तो ये किसकी सोच थी? तो 129 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए सर्व शिक्षा अभियान जो था SSA जो था उसकी सोच थी कि सामाजिक व लैंगिक वर्ग से संबंधित दूरी भेद को प्राथमिक स्तर पर 2007 एवं एलिमेंट्री प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये आपकी सर्व शिक्षा अभियान की सोच थी SSA की। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि निम्न में से क्या शिक्षा आयोग की अनुशंसा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड बाय एजुकेशन कमीशन। तो एजुकेशन कमीशन की कौन सी अनुशंसा नहीं थी, रिकमेंडेशन नहीं थी किसकी? एजुकेशन कमीशन की। तो 130 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी विद्यालय में प्रवेश की आयु 5 वर्ष से कम होनी चाहिए। ये इसकी रिकमेंडेशन नहीं थी। किसकी नहीं थी? एजुकेशन कमीशन की नहीं थी। द एज ऑफ एडमिशन टू स्कूल शुड बी लेस देन 5 ईयर्स। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने नेशनल कमीशन और कमिटीज़ ऑफ एजुकेशन के ऊपर 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। HPU BEd एंट्रेंस 2016 का क्वेश्चन पेपर आज हमने डिस्कस किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो इसके आपने शॉर्ट नोट्स भी बना ले रहे हैं जो आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी काम आएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो अगर आप BEd एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स।